हेलो एवरीवन, मैं ग्रीष्मा सिंह डिजिटल प्लेटफॉर्म 12 प्लस पर आप सभी का हार्दिक स्वागत कर रही हूँ। तो हम डिस्कस कर रहे थे फर्स्ट सेमेस्टर जूलॉजी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में, तो जिसमें कि हमने पार्ट ए और पार्ट बी के 3 वीडियो जो है वो पहले ही अपलोड हो चुके हैं, आपने वो देखे होंगे। और अब हम डिस्कस करेंगे कि पार्ट बी में उसके अलावा कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जा सकते हैं, हम वही डिस्कस करेंगे और मैं आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में ही एक्सप्लेन करके बताऊंगी। तो पहला क्वेश्चन हमारा रहता है डिस्क्राइब 5 किंगडम कॉन्सेप्ट विद एग्जाम्पल, यानी कि पंच जगत वर्गीकरण क्या है और उसके उदाहरण क्या है वह हमें बताना है। तो सबसे पहली बात हम करें तो हम उसमें बताएंगे कि सबसे पहला आर.एच. व्हीटहेकर जो है उन्होंने प्रपोज किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को। तो पंच जगत वर्गीकरण को आर.एच. व्हीटहेकर द्वारा प्रस्तावित किया गया था सबसे पहले। अब इसके बेसिस क्या रहते हैं, यानी कि पंच जगत वर्गीकरण के कौन कौन से आधार है जिसके आधार पर इसे वर्गीकृत किया गया है। तो पहला रहता है सेल का टाइप कौन सा है, यानी कि कोशिका का प्रकार कौन सा है, कोशिका प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। सबसे पहला इसके वर्गीकरण का आधार यह रहता है। तो और उसमें भी देखा गया कि प्रोकैरियोटिक सेल्स जो है उनमें क्या रहेगी, तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट देखी जाएगी, यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट देखी जाएगी। देन सेकंड हम बात करेंगे, इसका बेसिस रहता है नंबर ऑफ सेल टाइप के आधार पर या उसके बेसिस पे रहता है, यानी कि कोशिकाओं की संख्या कितनी है, कितनी कोशिका उसमें पाई जा रही है, वो यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर है, यानी कि यह कोशिका का प्रकार कौन सा है, एक कोशिकीय या फिर बहुकोशिकीय। तीसरा रहता है कि इनमें सेल वॉल प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है, यानी कि कोशिका भित्ति जो है वो उसमें पाई जा रही है या फिर अनुपस्थित है। और चौथा रहता है न्यूट्रिशन या फिर पोषण कौन सा है, पोषण के ऊपर आधारित रहता है, ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि न्यूट्रिशन ये ऑटोट्रॉपिक कर रहे हैं या फिर हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक यानी हो गया स्वपोषी एंड हेटेरोट्रॉपिक यानी हो गया विषमपोषी। तो स्वपोषी और विषमपोषी क्या होते हैं, स्वपोषी वो होते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं, उन्हें किसी अन्य पर निर्भर रहने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जैसे कि प्लांट्स हो गए। और दूसरा है हेटेरोट्रॉपिक यानी कि विषमपोषी। विषमपोषी क्या है, जो अपने भोजन के लिए किसी अन्य पर निर्भर रहते हैं, जैसे कि पादप हो गए, किसी अन्य जंतुओं को शिकार करना, उनके ऊपर निर्भर रहना, तो वो क्या कहलाएगा, हेटेरोट्रॉपिक या फिर विषमपोषी, जैसे कि ह्यूमंस हो गए। तो हमने इसके 4 से 5 बेसिस देखे हैं, आधार देखे हैं। पहला है कि कोशिका का प्रकार कौन सा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है। दूसरा है कि कोशिका एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है। देन तीसरी हमने बात की सेल वॉल या कोशिका भित्ति इसमें पाई जा रही है या फिर अनुपस्थित है। और न्यूट्रिशन जो है या फिर पोषण जो है स्वपोषी प्रकार का है या फिर विषमपोषी प्रकार का है। इसी के आधार पर आर.एच. व्हीटहेकर ने पंच जगत वर्गीकरण का प्रस्ताव रखा था। तो जैसा कि नाम में है 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, तो इसमें क्या रहेंगे, 5 किंगडम जो है वो इंक्लूडेड रहते हैं। तो वो कौन कौन से हैं, तो पहला है मोनेरा, देन आता है प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो ये 5 किंगडम्स जो है वो इसमें इंक्लूड्स रहते हैं। तो पंच जगत वर्गीकरण में हम 5 जगत के बारे में पढ़ते हैं, वो कौन कौन से हैं, मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया। तो पहला हमारा जगत है मोनेरा। दे पॉजेस सेल वॉल एंड आर प्रोकैरियोटिक। इनमें क्या रहेगी, कोशिका भित्ति जो है वो उपस्थित रहती है और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, यानी कि इनमें सेल वॉल जिसे हिंदी में कहा जाएगा कोशिका भित्ति। कुछ टर्म्स जो है आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों में पता होनी चाहिए, जैसे कि यूनिसेल्युलर यानी कि एक कोशिकीय है, मल्टीसेल्युलर यानी कि बहुकोशिकीय है, सेल वॉल जिसका मतलब क्या होता है, कोशिका भित्ति, ऑटोट्रॉफ यानी स्वपोषी एंड हेटेरोट्रॉपिक यानी विषमपोषी। सो दे आर यूनिसेल्युलर एंड माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स। तो यह एक कोशिकीय होते हैं और सूक्ष्म जीव है। यूनिसेल्युलर यानी एक कोशिकीय जिसमें कि केवल एक कोशिका पाई जाती है, और ये कैसे हैं, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स यानी कि बहुत ही छोटे छोटे ये जीव होते हैं। द सेल वॉल इज फॉर्म्ड बाय ऑफ अमीनो एसिड एंड पॉलीसैकेराइड। तो इनकी कोशिका भित्ति जो है वो किससे मिलकर बनी होती है या किससे निर्मित होती है, तो यह अमीनो अम्लों और पॉलीसैकेराइड से बनी होती है। न्यूट्रिशन बाय फोटोसिंथेसिस और बाय एब्जॉर्प्शन, यानी कि इनमें पोषण जो है वो किससे मिलता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा और या फिर अवशोषण के द्वारा। देन सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट या फिर गोलाकार डीएनए उपस्थित होता है एंड हिस्टोन प्रोटीन जो है वो इनमें क्या रहेगा, एब्सेंट रहेगा। तो हमने बात की
पहला किंगडम मोनेरा जो है उसके बारे में। तो इनमें क्या रहेगी, कोशिका भित्ति रहेगी और ये प्रोकैरियोटिक होते हैं, एक कोशिकीय होते हैं और यह सूक्ष्म जीव होते हैं। हमने कहा इनकी कोशिका भित्ति किससे निर्मित होती है, अमीनो अम्लों और पॉलीसेकेराइड से। न्यूट्रिशन ये किससे प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा और अवशोषण के द्वारा। इनमें सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा और हिस्टोन क्या रहता है, एब्सेंट। इसका एग्जाम्पल जो है क्या रहता है, मोनेरा का बैक्टीरियाज जो है या फिर जीवाणु जो है वो इसी के उदाहरण होते हैं, जो कि हेटेरोट्रॉपिक भी हो सकते हैं एंड ऑटोट्रॉपिक भी हो सकते हैं, यानी कि विषमपोषी भी हो सकते हैं और स्वपोषी भी हो सकते हैं। So the heterotropic bacteria can be parasitic and saprophytic। तो जो विषमपोषी जीवाणु है वो कैसे हो सकते हैं, परजीवी और मृतोपजीवी दोनों ही प्रकार के पाए जा सकते हैं। एंड द ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया कैन बी कीमोसिंथेटिक और फोटोसिंथेटिक। जबकि जो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया है वो कैसे हो सकते हैं, कीमोसिंथेटिक या फिर रसायन संश्लेषी और प्रकाश संश्लेषी स्वपोषी जीवाणु हो सकते हैं। दे आर डिवाइडेड इंटू 2 सब किंगडम। अब जो मोनेरा किंगडम है उसे भी 2 सब किंगडम में डिवाइड किया जाता है, यानी कि जो मोनेरा जगत है उसे 2 उप जगत में विभाजित किया गया है। कौन कौन से है, आर्कीबैक्टीरिया एंड यूबैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया आर प्रोबेबली द ओल्डेस्ट ऑफ लिविंग सेल्स। आर्कीबैक्टीरिया जो है वो सबसे पुराना कोशिका रहता है। दे सेल वॉल लेक पेप्टाइडोग्लाइकेन। इसकी सेल वॉल या इसकी कोशिका भित्ति में पेप्टाइडोग्लाइकेन की कमी रहती है। और सब्सटेंस फाउंड इन द सेल वॉल ऑफ यू बैक्टीरिया। और पेप्टाइडोग्लाइकेन क्या है, ये एक ऐसा पदार्थ है जो यू बैक्टीरिया की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। देन यू बैक्टीरिया जो सेकंड इसका सब किंगडम है, दे मे बी ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉप्स, यानी कि कैसा होता है, स्वपोषी और विषमपोषी हो सकता है। साइनोबैक्टीरिया जिसे कि ब्लू ग्रीन एल्गी भी कहा जाता है, यानी कि क्या हो गया, नीलहरित शैवाल, आर द लार्जेस्ट एंड मोस्ट डाइवर्स ग्रुप ऑफ द फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया। तो ये पूरा हुआ हमारा फर्स्ट किंगडम मोनेरा के बारे में। सेकंड जो हमारा किंगडम रहता है वो है किंगडम प्रोटिस्टा, जिसे हिंदी में भी यही कहा जाएगा। दे आर यूनिसेल्युलर एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ये कैसे होते हैं, एक कोशिकीय और यूकैरियोटिक जीव होते हैं। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्या रहती है, प्रेजेंट रहती है, यानी कि केंद्र की झिल्ली इनमें उपस्थित रहेगी। डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन उपस्थित रहता है। एंड इट इंक्लूड्स डायटम्स, गोल्डन एल्गी, यूग्लिना एंड प्रोटोजोअन्स। तो इनमें क्या क्या इंक्लूडेड है या फिर क्या क्या शामिल रहते हैं, डायटम्स हो गए, गोल्डन एल्गी या जो गोल्डन शैवाल हो गया, यूग्लिना हो गया, और प्रोटोजोअन्स जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम और प्लाज्मोडियम जो है वो इनमें पाए जाते हैं। सम ऑफ देम हैव सीलिया और फ्लैजिला फॉर मोबिलिटी, यानी कि इनमें से कुछ के पास क्या होते हैं, सीलिया और फ्लैजिला होते हैं। अब सीलिया और फ्लैजिला जिन्हें हिंदी में कहा जाएगा, सीलिया यानी कि पक्षमाभ और फ्लैजिला यानी कशाभिका। तो आप सभी को पता है, जैसे कि पैरामीशियम हो गए, अमीबा हो गए, पैरामीशियम हो गया, यूग्लिना हो गया, इनके पास हम क्या देखेंगे, तो इनमें सीलिया और फ्लैजिला जो है वो मोबिलिटी के लिए प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इनके पास गति के लिए पक्षमाभ होते हैं और कशाभिका रहते हैं, जिसकी मदद से ये क्या करते हैं, गति करते हैं। तो ये हुआ प्रोटिस्टा के बारे में। थर्ड किंगडम हमारा रहता है किंगडम प्लांटी या फिर पादप जगत। तो पादप जगत की बात करें तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर फोटोसिंथेसिस ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, यानी कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय प्रकाश संश्लेषी जीव जो है वो इस जगत में शामिल किए गए हैं। सर्कुलर डीएनए इनमें क्या रहेगा, प्रेजेंट रहेगा, हिस्टोन इनमें एब्सेंट रहता है। न्यूट्रिशन ये किससे करते हैं, तो पादप जो है वो किससे अपना पोषण प्राप्त करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा, जिसी के द्वारा ये क्या करेंगे, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में अपने भोजन को बनाते हैं। क्लोरोप्लास्ट इसमें क्या रहेगा, तो प्रकाश संश्लेषण कर रहे हैं, तो हरित लवण इनमें क्या रहेगा, उपस्थित रहेगा। ये न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, तो फोटोसिंथेसिस के थ्रू। लोकोमोशन प्लांट्स में कैसे रहता है, एब्सेंट रहता है, यानी कि गति जो है इनमें पादपों में अनुपस्थित रहेगी। द सेल वॉल मेनली कंप्राइजेस ऑफ सेल्यूलोज। इनकी कोशिका भित्ति किससे मिलकर बनी होती है, सेल्यूलोज से मिलकर बनी होती है। दिस किंगडम इंक्लूड्स फ्लावरिंग प्लांट्स, जिम्नोस्पर्म्स, फर्न, ब्रायोफाइट्स एंड लार्जर एल्गी। तो इस किंगडम में किसे इंक्लूड किया जाता है या फिर इस जगत में किसे शामिल किया जाता है, तो इसमें शामिल रहते हैं फ्लावरिंग प्लांट्स हो गए, यानी कि पादप हो गए जो कि फूल दे रहे हो, जिम्नोस्पर्म जिसे कि हिंदी में अनावर्त बीजी कहा जाता है, फर्न्स हो गए, ब्रायोफाइट्स हो गए और लार्जर एल्गीज हो गई, या फिर कुछ बड़े शैवाल जो है वो इसी किंगडम में, इसी जगत में आते हैं। तो ये हुआ हमारा किंगडम प्लांटी के बारे में। देन फोर्थ किंगडम हमारा रहता है किंगडम फंजाई या फिर कवक जगत। तो यूकैरियोटिक मल्टीसेलुलर एब्जॉर्प्टिव ऑर्गेनिज्म आर इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, यानी कि यूकैरियोटिक बहुकोशिकीय अवशोषक जीव जो है वो इस जगत में शामिल किए जाते हैं।
दे आर आइदर पैरासाइट्स और सैप्रोफाइट्स। ये कैसे हो सकते हैं? परजीवी भी हो सकते हैं और मृतोपजीवी भी हो सकते हैं। क्लोरोफिल इनमें क्या रहता है? एब्सेंट रहता है। हरित लवक इनमें अनुपस्थित रहता है। किसमें उपस्थित रहेगा? पादपों में। स्टोर फूड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन, इसमें जो संग्रहित भोजन है वो किसके रूप में होता है? ग्लाइकोजन के रूप में होता है। मोस्ट पैरासिटिक फंजाई इन्फेक्ट प्लांट्स, इसमें से अधिकतर जो पैरासिटिक फंजाई है या फिर जो अधिकतर इसमें परजीवी कवक है वो किसे इन्फेक्ट करते हैं, किसे संक्रमित करते हैं? पादपों को। बट अ फ्यू कॉज डिजीज ऑफ एनिमल्स, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो क्या करते हैं? जंतुओं में भी बीमारियों का कारण बनते हैं। तो हमने कहा मोस्ट पैरासिटिक फंजाई इन्फेक्ट प्लांट्स, यानी कि अधिकतर जो परजीवी कवक है वो पादपों को संक्रमित करते हैं, लेकिन उनमें से कुछ जो है वो जंतुओं के लिए बीमारियों का कारण बनते हैं। द सेल वॉल ऑफ फंजाई इज कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड काइटिन, यानी कि जो फंजाई की कोशिका भित्ति है वो किससे मिलकर बनी होती है? पॉलीसैकेराइड्स और काइटिन से मिलकर बनी होती है। मशरूम एंड सेवरल अदर फंजाई ग्रो ऑन डेड प्लांट्स मटेरियल, मशरूम और कुछ ऐसे कवक भी होते हैं जो कि किसके ऊपर वृद्धि करते हैं? डेड प्लांट मटेरियल्स पे, या फिर हम कहें मृत पादप सामग्री पर और जंतुओं के मल पर। मोस्ट ऑफ द गार्बेज इन नेचर इज डिकम्पोज्ड बाय फंजाई, और अधिकतर जो गार्बेज रहता है या फिर जो अधिकतर कचरा रहता है वो किसके द्वारा डिकम्पोज किया जाता है? फंजाई के द्वारा। सम ऑफ द फंजाई ऑल्सो सर्वाइव एज सिम्बायोट, कुछ ऐसे फंजाई होते हैं, कुछ ऐसे कवक है जो कि सिम्बायोट या फिर सहजीवी के रूप में भी देखे जाते हैं। सम ऑफ द सिम्बायोट फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद एल्गी लाइक लाइकेंस, उनमें से कुछ जो है वो किसके साथ रहते हैं एसोसिएशन में? एल्गी के साथ, जैसे कि लाइकेन। एंड सम सिम्बायोट फंजाई लिव इन एसोसिएशन विद रूट ऑफ हायर प्लांट्स एज माइकोराइजा, माइकोराइजा के रूप में भी एसोसिएशन देखा जाता है और इनका सिम्बायोट के भी रूप में देखा जाता है। अब लाइकेन जो है वो क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई, यानी कि यह एक सहजीवी संबंध है शैवाल और कवक के बीच का, जिसमें कि शैवाल क्या करता है? तो ये शैवाल और कवक आपस में साथ में रहते हैं। शैवाल उसके लिए फूड को प्रिपेयर करता है या फिर भोजन को बनाता है, जबकि कवक क्या करता है? इसके लिए एब्जॉर्ब करता है वाटर और मिनरल्स को, यानी कि यह जल को और पोषक पदार्थों को उसके लिए अवशोषित करता है। तो ये क्या हो गया? एक प्रकार का सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सहजीवी संबंध। देन सेकंड है माइकोराइजा, जो कि क्या है? एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स, यानी कि यह एक ऐसा सहजीवी संबंध है जो कि कवक और हायर प्लांट्स यानी कि उच्च पादपों की जड़ों के मध्य में सहजीवी संबंध पाया जाता है। फंजाई एब्जॉर्ब फॉस्फोरस एंड अदर न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, और फंजाई या फिर कवक क्या करता है? तो यह फॉस्फोरस और अन्य पोषक पदार्थों को मिट्टी में से अवशोषित करता है। तो ये पूरा हुआ किंगडम फंजाई के बारे में। एनिमेलिया की बात करें, सो ऑल मल्टीसेल्युलर यूकैरियोट्स व्हिच आर हेटेरोट्रॉप्स एंड लैक सेल वॉल इंक्लूडेड इन दिस किंगडम, यानी कि सभी बहुकोशिकीय यूकैरियोट्स जो कि क्या है? हेटेरोट्रॉप्स या फिर विषमपोषी है, अपना भोजन स्वयं संश्लेषित नहीं कर सकते हैं और जिनमें कोशिका भित्ति का अभाव होता है, वो इसी जगत में आते हैं। इनमें सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली उपस्थित रहती है, जबकि कोशिका भित्ति क्या रहती है? अनुपस्थित रहती है। सेल वॉल यानी कोशिका भित्ति तो इनमें अनुपस्थित है। एंड द एनिमल आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड, और यह जंतु क्या करते हैं? तो यह प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पौधों के ऊपर निर्भर रहते हैं। दे रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, तो जो एनिमल्स है वो लैंगिक रूप से प्रजनन करते हैं। कॉमनली नोन एनिमल्स आर मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल, एम्फीबियंस, फिशेस, इंसेक्ट्स, क्रस्टेशियन, मॉलस्क, वॉर्म। तो सभी एनिमल्स जो है वो किसमें इंक्लूड किए जाते हैं? इसी किंगडम में। जैसे कि मैमल्स यानी कि स्तनधारी हो गए, पक्षी हो गए, रेप्टाइल्स यानी सरीसृप हो गए, एम्फीबियंस यानी कि उभयचर हो गए, फिशेस यानी कि मछलियां, कीट, क्रस्टेशियंस, मॉलस्क और कीड़े जो है वो इसी जगत में शामिल किए जाते हैं। सो अकॉर्डिंग टू दिस क्लासिफिकेशन मोनेरा आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स, तो इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग यह देखा गया कि जो मोनेराज है वो मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है, यानी कि इसी वर्गीकरण के आधार पर यह पाया गया कि जो मोनेरा है वो सबसे आदिम जीव होते हैं एंड दैट आर प्रोटिस्ट इवॉल्व फ्रॉम अर्ली मेंबर्स ऑफ दिस ग्रुप, और प्रोटिस्ट जो है वो इसी समूह के सदस्यों से विकसित हुए हैं। 3 अदर मेजर लाइन्स प्लांटी, एनिमेलिया एंड फंजाई इवॉल्व फ्रॉम प्रोटिस्ट। जब जैसे कि हमने कहा मोनेरा जो है वो किससे इवॉल्व हुए हैं, तो मोनेरा सबसे पहले प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स है जो कि बने थे, और उसके बाद में प्रोटिस्ट जो है वो उन्हीं के ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुए हैं या फिर ग्रुप से इवॉल्व हुए हैं। और प्रोटिस्ट से कौन बने हैं? प्लांटी, फंजाई एंड एनिमेलिया जो है वो इवॉल्व हुए हैं।
तो ये पूरा था हमारा 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के बारे में या फिर पंच जगत वर्गीकरण के बारे में। तो उसमें हमें बताना है कि आर एच व्हिटेकर ने सबसे पहले इसे प्रस्तावित किया था। देन हमने बात की ये पंच जगत वर्गीकरण किसके ऊपर आधारित है। तो हमने कहा सेल टाइप कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या फिर यूकैरियोटिक है, यूनिसेल्युलर है या फिर मल्टीसेल्युलर है, यानी कि एक कोशिकीय है या फिर बहुकोशिकीय है, कोशिका भित्ति उपस्थित है या फिर अनुपस्थित है, ऑटोट्रॉपिक है या फिर हेटेरोट्रॉपिक है, यानी कि स्वपोषी है या फिर विषमपोषी है। उसी के आधार पर पांचों जगत के बारे में हमने पढ़ा। तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताने हैं और उसके साथ में ही आपको एग्जांपल्स बताने हैं। देन हम बात करेंगे राइट अ नोट ऑन सीलोम, यानी कि देह गुहा को समझाना है। सो द टर्म सीलोम वाज सजेस्टेड बाय हैकल, यानी कि यह सीलोम टर्म जो है वो किसके द्वारा दी गई है, हैकल के द्वारा दी गई है। सो सीलोम इज डिफाइंड एज फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी या फिर उसे पेरिविस्टल कैविटी भी कहा जाता है, विच इज लाइंड बाय एपिथेलियल सेल्स डेराइव्ड फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक मेसोडर्म। तो सीलोम जो है वो क्या है, एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है या फिर एक तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा है जो कि भ्रूणीय मेसोडर्म की उपकला कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है। The body cavity in most animals located between the gut and the body wall। अब सीलोम क्या है, यह एक ऐसी बॉडी कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है, यानी कि देह गुहा जो है वो शरीर की भित्ति या फिर देह भित्ति और आहार नाल के मध्य में पाई जाने वाली एक गुहा होती है, उसे ही हम देह गुहा कहते हैं। तो हम बात करें, सबसे पहली बात हमने की कि सीलोम टर्म या फिर सीलोम शब्द जो है या फिर देह गुहा शब्द जो है वो किसकी वजह से दिया गया है, किसने दिया है, तो हैकल के द्वारा यह दिया गया है या फिर प्रस्तावित किया गया है। हमने कहा यह एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है या फिर हम कहें तरल पदार्थ से भरी हुई गुहा होती है जो कि देह भित्ति और आहार नाल के मध्य में पाई जाती है और इसीलिए इसे देह गुहा कहते हैं। सो द सीलोम इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ मेटाजोआ। तो जो सीलोम है या जो देह गुहा है वो मेटाजोओं की विशिष्ट विशेषताओं में से एक है। The term coelom is a body cavity formed during embryo development from the 3 germinal layer, यानी कि जब एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होता है तीनों जर्मिनल लेयर के दौरान ही ये क्या होती है, सीलोम का डेवलपमेंट या फिर ट्रू सीलोम का डेवलपमेंट देखा जाता है। The coelom is lined by mesodermal epithelial cells, यानी कि देह गुहा जो है वो मेसोडर्मल उपकला कोशिकाओं द्वारा आश्रित रहती है। Then presence or absence of coelom is one of the most characteristic features या फिर one of the most criteria of classifying animals, यानी कि सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर या फिर हम कहें देह गुहा की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि फंक्शंस क्या रहते हैं सीलोम के, सीलोम या देह गुहा का क्या क्या कार्य रहता है। तो पहली बात है सीलोम सराउंड्स द इंटरनल ऑर्गन एंड दिस प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम एक्सटर्नल शॉक्स, यानी कि जो देह गुहा है वो आंतरिक अंगों को घेरे रहती है जो कि क्या करती है, उन्हें बाह्य आघातों से या बाह्य झटकों से बचाव करती है। इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी, यह शरीर को लचीलापन प्रदान करती है। पहला हमने कहा इसका कार्य क्या रहेगा, यह आंतरिक अंगों को घेरे रहती है या फिर इंटरनल ऑर्गन्स को घेरे रहती है और जिसकी वजह से इन्हें बाह्य आघातों से बचाया जा सकता है या फिर एक्सटर्नल शॉक से इन्हें प्रोटेक्ट किया जा सकता है। देन इट प्रोवाइड्स फ्लेक्सिबिलिटी टू द बॉडी। इट हेल्प्स इन रिमूविंग एक्सक्रीटरी वेस्ट फ्रॉम द बॉडी, यह किसमें कार्य करती है, तो यह जो एक्सक्रीटरी वेस्ट रहता है या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ रहते हैं शरीर में उन्हें बाहर निकालने में भी मदद करती है। Helps in the transportation of gases and nutritive materials from one part of the body to the other, और इसके अलावा ये हेल्प करती है बॉडी के एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैसेस का ट्रांसपोर्टेशन करना और जो न्यूट्रिटिव मटेरियल होता है उनका भी ट्रांसपोर्ट करना, यानी कि ये शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक जो गैसें हैं उनका परिवहन करती है और पोषक पदार्थों का भी परिवहन में मदद करती है। The presence or absence of coelom is important for the classifying of animal kingdom, यानी कि सीलोम की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे एनिमल किंगडम में एनिमल्स को क्लासिफाई किया जाता है। सीलोम ऑल्सो हेल्प्स इन लोकोमोशन एंड मेंटेनिंग शेप ऑफ द बॉडी, तो जो देह गुहा है ये गति में भी मदद करती है और उसके अलावा ये शरीर के आकार को भी प्रदान करती है, उसे मेंटेन करने में भी मदद करती है। तो ये सभी क्या हो गए, देह गुहा के महत्वपूर्ण कार्य। देन आएगा टाइप्स ऑफ सीलोम। यह क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जाता है कि सीलोम क्या है, इसके टाइप्स क्या है। तो पहला हमें बताना है सीलोम टर्म हैकल के द्वारा दी गई। सीलोम होता क्या है, उसकी डेफिनेशन की एक फ्लूइड फिल्ड बॉडी कैविटी है जो कि बॉडी वॉल और एलिमेंट्री कैनाल के बीच में पाई जाती है। देन आप इसमें से 2 से 3 इंपॉर्टेंट इसके फंक्शंस लिखिए एंड उसके बाद में आप इसके टाइप्स बताएंगे जो कि कौन कौन से हैं। 3 टाइप इसके देखे जाते हैं, एसिलोमेट्स, स्यूडोसिलोमेट्स एंड यूसिलोमेट्स।
तो पहला है एसिलोमेट्स, जैसा कि नाम में है एसिलोमेट्स, यानी कि इसमें क्या रहेगा, सिलोम अब्सेंट रहेगी या फिर देह गुहा की अनुपस्थिति पाई जाएगी। सो एसिलोमेट्स मीन एब्सेंस और विदाउट, एंड सिलोम मीन्स क्या हो गया, कैविटी। तो इसमें यह ऐसे एनिमल्स होते हैं एसिलोमेट्स जिसमें की कैविटी की एब्सेंस देखी जाती है या फिर गुहा की अनुपस्थिति पाई जाती है। एसिलोमेट्स जिसे इनकी हिंदी में अगुह्य कहा जाएगा। एसिलोमेट्स डू नॉट हैव अ सिलोम और बॉडी कैविटी। अगुहिक जंतु ऐसे जंतु होते हैं जिनमें कोई प्रकार की देह गुहा नहीं पाई जाती। द स्पेस बिटवीन द एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म इज फिल्ड विथ मेसेनकाइम एंड मसल्स फाइबर्स, यानी कि एक्टोडर्म यानी क्या हो गया, बॉडी वॉल, एंड एलिमेंट्री कैनाल में जिसमें कि मतलब हुआ एंडोडर्म। सो एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म के बीच का जो स्पेस है वो किससे फिल्ड रहता है, मेसेनकाइम से या फिर मसल्स फाइबर से, यानी कि इसमें किसी भी प्रकार की कैविटी जो है वो प्रेजेंट नहीं देखी जाएगी, इसीलिए इन्हें एसिलोमेट्स कहा। तो हमने कहा बाह्य त्वचा, एक्टोडर्म यानी बाह्य त्वचा एंड एंडोडर्म यानी अंतस्थ त्वचा। तो बाह्य त्वचा एंड अंतस्थ त्वचा के मध्य का जो रिक्त स्थान है वो मेसेनकाइम से या फिर मांसपेशी तंतुओं से भरा रहता है और इसी वजह से इनमें गुहा अनुपस्थित देखी जाती है। एग्जाम्पल्स क्या हो गए, पॉलीफेरास हो गए, सिलेंट्रेट्स हो गए, प्लेटीहेल्मिन्थ्स हो गए, ये इसके एग्जाम्पल रहेंगे। एग्जाम्पल लिखना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देन है स्यूडोसिलोमेट्स। स्यूडो यानी स्यूडो का मतलब क्या होता है, फॉल्स, एंड सिलोमेट्स यानी सिलोम। तो इनमें फॉल्स सिलोम पाई जाती है, यानी कि सिलोम तो होती है परंतु वो फॉल्स सिलोम होती है, ट्रू सिलोम नहीं होती है। सो स्यूडोसिलोम या कूटगुह्य का मतलब है बॉडी स्पेस इज फिल्ड विथ फॉल्स सिलोम और स्यूडोसिल्स, यानी कि इसका बॉडी स्पेस जो है इसमें सिलोम देखी जाएगी परंतु वह कैसी होगी, फॉल्स सिलोम या फिर कूटगुहा होगी। Their body cavity is partially filled by mesodermal cells. इसकी जो बॉडी कैविटी रहती है या फिर जो देह गुहा रहती है ये आंशिक रूप से मेसोडर्मल कोशिकाओं से भरी रहती है। This fluid-filled space surrounded the internal organs serves several functions like distribution of nutrients and removal of waste or supporting the body एज अ हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन। तो यह क्या रहती है, फ्लूइड फिल्ड स्पेस है जो कि इंटरनल ऑर्गन को घेरे रहता है, जो कि सेवरल फंक्शंस जो है वो परफॉर्म करता है, जैसे कि न्यूट्रिएंट्स जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन करना या फिर पोषक पदार्थों का वितरण करना, रिमूवल ऑफ वेस्ट, जैसे कि हमने कहा ये वेस्ट का भी रिमूवल में या फिर हम कहें जो अपशिष्ट पदार्थ हैं उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है, और जो हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन है या फिर कंकाल जो है उसे भी क्या करता है, यह सपोर्ट करता है या फिर आधार प्रदान करता है। The body cavity is directly surrounded by the outer body wall and the inner alimentary canal. And in this situation, the mesoderm is confined only to certain specific areas of the body cavity, and body cavity is also not lined by any kind of membrane. इसमें जो body cavity रहती है या फिर जो देह गुहा है ये किसी कोई भी membrane के द्वारा या झिल्ली के द्वारा घिरी नहीं रहती है। और इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, एस्केलमिन्थ्स। हमने कहा यह इसमें क्या रहेगी, फॉल्स सिलोम पाई जाएगी, और ये इसमें जो मेसेनकाइमल सेल्स है या जो फाइबर्स है वो क्या रहेंगे, पार्शियली फिल्ड रहेंगे। इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, फाइलम एस्केलमिन्थ्स हो जाएगा। देन हम बात करें थर्ड जो हमारा टाइप है सिलोम का वो है यू सिलोमेट्स। यू यानी ट्रू एंड सिलोमेट्स यानी कि सिलोम बॉडी कैविटी। तो इनमें ट्रू बॉडी कैविटी या ट्रू सिलोम पाई जाएगी, प्रगुह्य इन्हें हिंदी में कहा जाता है। सो द बॉडी कैविटी प्रेजेंट बिटवीन द बॉडी वॉल एंड द एलिमेंट्री कैनाल इज लाइंड बाय अ पेरिटोनियम, यानी कि इनमें जो देह गुहा रहती है जो कि किसके मध्य में पाई जाती है, देह भित्ति के और आहार नाल के मध्य में, वो पेरिटोनियम के द्वारा पंक्तिबद्ध रहती है। पेरिटोनियम कंसिस्ट बाय एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन। जो पेरिटोनियम है वो भ्रूणीय झिल्ली को बनाती है, मेसोडर्म। एंड दिस टाइप ऑफ कैविटी इज नोन एज ट्रू सिलोम पॉसेसिंग इट आर नोन एज यूसिलोमेट्स, यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनके पास ट्रू सिलोम होती है उन्हें हम यूसिलोमेट्स कहते हैं या फिर प्रगुहिक जंतु कहते हैं। द सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स टूवर्ड्स द सिलोम इज लाइंड बाय मेसोडर्म ऑन बोथ द साइड्स एंड द बॉडी वॉल एंड गट, यानी कि इसमें जो सिलोम रहती है वो किसके द्वारा लाइन रहती है, मेसोडर्म के द्वारा, और यह बॉडी वॉल और गट दोनों ही साइड से ये मेसोडर्म के द्वारा पंक्तिबद्ध रहेगी। रिमेनिंग फाइला ऑफ बाइलेट्रिया फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा बिलोंग्स टू सिलोमेटा, यानी कि जो शेष संघ रहते हैं बाइलेट्रिया के एनेलिडा से लगा के कॉर्डेट्स तक, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मॉलस्का, हेमिकॉर्डेट्स, कॉर्डेट्स, ये सभी किस में आते हैं, सिलोमेट्स में आते हैं। ये सभी कैसे होते हैं, प्रगुहिक होते हैं।
तो ये है हमारा पूरा सीलोम का डायग्राम, ये भी बनाना इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हमने बात किया एसिलोमेट्स के बारे में। एसिलोमेट्स यानी कि अगुहीय। एसिलोमेट्स में हमने कहा कि यह एक्टोडर्म हो गई बॉडी वॉल एंड ये हो गई एंडोडर्म एलिमेंट्री कैनाल। इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो मेसेनकाइमल सेल से भरा रहता है। ये ब्लू कलर का जो आप पूरा देख रहे हैं ये क्या हो गई, मेसेनकाइमल सेल्स या फिर मेसोडर्मल सेल्स, इसके द्वारा भरा रहेगा। कोई प्रकार की गुहा इनमें नहीं पाई जाएगी। ये एलिमेंट्री कैनाल है, ये इसकी बॉडी वॉल है और ये क्या हो गया इसका मेसेनकाइमल सेल या फिर मेसोडर्मल सेल्स। तो ये पूरा हो गया एसिलोमेट्स, इसका एग्जांपल हो गया प्लेटीहेल्मिन्थ्स। देन हमने बात की स्यूडोसिलोमेट्स या फिर कूटगुहीय के बारे में। ये हो गई एक्टोडर्म यानी कि इसकी बाह्य त्वचा या फिर हम कहें इसकी देहभित्ति। ये है इसकी एंडोडर्म या फिर एलिमेंट्री कैनाल। अब इन दोनों के बीच का स्पेस जो है वो स्यूडोसील से भरा रहता है या फिर हम कहें कूट गुहा से भरा रहेगा। ये जो आप ब्लू कलर के छोटे छोटे रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स देख रहे हैं ये क्या है, स्यूडोसील है। और यह हो गई व्हाइट कलर के जो स्ट्रक्चर है ये क्या हो गए, मेसोडर्मल सेल्स। इसका एग्जांपल क्या हो जाएगा, एस्केल्मेंट्स। देन हमने थर्ड बात की सीलोमेट्स के बारे में। तो सीलोमेट्स यानी कि ये एक्टोडर्म, ये एंडोडर्म और इसका पूरा जो बीच का स्पेस देख रहे हैं ये आपकी क्या है, पूरी सीलोम है या फिर ट्रू सीलोम जिसे हम कह सकते हैं। और हमने कहा ट्रू सीलोम जो है वो बाहरी साइड से या फिर हम कहें बाहरी ओर से और आंतरिक ओर से दोनों ही तरफ से मेसोडर्मल सेल से घिरी रहती है। ये पूरा क्या हो गया, तो यह पूरा स्पेस जो है ये है इसका सीलोम। और यह हो गई इसकी मेसोडर्मल सेल्स जो कि बाह्य रूप से देहभित्ति की ओर से भी रहेगी घिरी और आंतरिक ओर से भी मेसोडर्मल सेल से ये घिरी रहेगी। ये पूरी इसकी हो गई मेसोडर्मल सेल्स। और यह क्या हो गई इसकी एलिमेंट्री कैनाल या फिर आहार नाल। तो इस तरह से ये मेसोडर्मल सेल से घिरा रहता है दोनों तरफ से। और इसके एग्जाम्पल हो जाएंगे एनेलिड्स से कॉर्डेट्स। तो ये पूरा हमारा था सीलोम के बारे में। देन हमारा आता है फाइलम पॉरीफेरा। सो क्लासीफाई फाइलम पॉरीफेरा अप टू क्लासेस, यानी कि संघ पॉरीफेरा का वर्ग तक वर्गीकरण हमें करना है। सबसे पहले हम बताएंगे इसमें संघ पॉरीफेरा के सामान्य लक्षणों के बारे में। देन हम बात करेंगे इसके क्लासिफिकेशन या फिर वर्गीकरण के बारे में। सो पोरस पॉरीफेरा शब्द का मतलब क्या होता है, सबसे पहले बात हम उसके बारे में करेंगे। तो पॉरीफेरा का मतलब है पोरस यानी मीन्स पोर एंड फेयर मीन्स टू पियर, यानी कि पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, यानी कि ऐसे जंतु होते हैं जिनके पास छिद्र उपस्थित होते हैं। The porifera include multicellular asymmetrical animals, the perforated body surface। पॉरीफेरा में मल्टीसेलुलर एसिमेट्रिकल एनिमल्स जो है वो इंक्लूड रहते हैं, यानी कि बहुकोशिकीय और असम्मिति जंतु इनमें पाए जाते हैं जिनकी बॉडी सरफेस पे कई सारे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट्स होते हैं या फिर हम कहें इनके छिद्र जो है इनके शरीर की सतह पर पाए जाएंगे। दे डिफर फ्रॉम रेस्ट ऑफ द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स या फिर एनिमल्स बिकॉज एज द सेल्स डू नॉट फॉर्म परफेक्ट टिश्यूज। अब इनके पास जो इनकी सेल्स रहती है वो टिश्यू को फॉर्मेशन नहीं करती है। एनिमल्स ऑफ दिस फाइलम आर कॉमनली कॉल्ड एज स्पॉन्जेस। आपको स्पॉन्जेस के एग्जाम्पल पूछे जाएंगे तो वो भी आपको याद रखने 1 नंबर के क्वेश्चन में आ सकते हैं। और हमने कहा इस एनिमल्स या फिर इस फाइलम की बात करें तो इसे कॉमनली स्पॉन्जेस के रूप में भी जाना जाता है। ये एक्वेटिक होते हैं यानी कि जल में रहने वाले होते हैं। फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं और मराइन वाटर भी हो सकते हैं। मोस्टली मराइन वाटर होंगे और सम जो है वो फ्रेश वाटर स्पीशीज इसमें पाई जाती है। एसिडेंट्री होते हैं यानी कि गतिहीन होंगे, एक ही जगह पर चिपके हुए पाए जाएंगे। एसिमेट्रिकल होते हैं यानी कि असम्मित होते हैं, इनमें कोई भी प्रकार की सम्मिति नहीं पाई जाती है। एंड रेडियली सिमेट्रिकल भी देखे जा सकते हैं। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन इनमें प्रेजेंट रहेगा क्योंकि हमने कहा ये टिश्यू का फॉर्मेशन नहीं करते हैं, तो इनमें ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कैसा देखा जाएगा, सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा या फिर हम कहें इसे हिंदी में कहा जाएगा कोशिकीय स्तर का संगठन इनमें पाया जाएगा। ये कैसे होते हैं, डिप्लोब्लास्टिक इनकी बॉडी होती है जिनके पास डिप्लोब्लास्टिक यानी कि इनमें आउटर एक्टोडर्म होगा और इनर इंडोडर्म होगा। ट्रिप्लोब्लास्टिक यानी कि आउटर एक्टोडर्म, इनर इंडोडर्म एंड बीच में इनमें मेसोडर्म भी पाई जाएगी। जबकि जो पॉरीफेरास है उनमें डिप्लोब्लास्टिक बॉडी देखी जाएगी आउटर एक्टोडर्म और इनर इंडोडर्म के साथ। यानी कि एक्टोडर्म यानी कि क्या हो गया, जैसे कि हमने कहा बाह्य त्वचा पाई जाएगी और एंडोडर्म यानी कि आंतरिक त्वचा, और बीच का स्पेस जो है वो इंटरमीडिएट मेसेनकाइम से भरा रहेगा।
स्केलेटन इसका किससे बना रहता है, कैलकेरियस होता है, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ कंकाल इनमें पाया जा सकता है। और सिलिसियस स्पाइक्यूल से बना या फिर स्पॉन्जिस फाइबर से बना भी कंकाल इनमें देखा जा सकता है। तो हमने पॉरीफेरा में बात की कि पॉरीफेरा में हमने ध्यान रखना है सबसे पहले कि ये पोर बियरिंग एनिमल्स होते हैं, इनके शरीर में कई सारे छिद्र पाए जाएंगे, असममिति देखी जाएगी, कोई प्रकार की सम्मिति इनमें नहीं पाई जाएगी, यानी कि इसके शरीर को किसी भी प्रकार से विभाजित किया जाए वो दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होगा, यह होती है असममिति। देन हमने बात की डिप्लोब्लास्टिक होते हैं, यानी कि क्या होगी, आउटर एक्टोडर्म और इनर एंडोडर्म इनमें पाई जाएगी। सेलुलर ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, यानी कि कोशिकीय स्तर का संगठन पाया जाएगा, कोशिकाएं उत्तकों का निर्माण नहीं करेगी। देन हमने बात की इसके स्केलेटन के बारे में, कंकाल इसका किससे मिलकर बना होगा, कैलकेरियस या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बना होगा, या फिर हम कहें स्पॉन्जिन फाइबर्स या फिर सिलिका से बना कंकाल इनमें पाया जाएगा। रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन एंड रिप्रोडक्शन जो है ये किसके द्वारा करते हैं, वाटर करंट के थ्रू करते हैं। अब आप कहेंगे वाटर करंट के थ्रू कैसे करेंगे, तो जैसे कि हमने कहा इनकी बॉडी पे न्यूमरस पोर्स प्रेजेंट रहते हैं, यानी कि इनके शरीर में कई सारे छिद्र उपस्थित रहते हैं। इन्हीं छिद्रों की मदद से क्या करते हैं, क्योंकि ये जल में रहते हैं, ये क्या है, फ्रेश वाटर स्पीशीज और मराइन वाटर स्पीशीज है, तो ये वाटर में रहने वाले होते हैं। तो वाटर जो है इन्हीं पोर्स के थ्रू क्या कर जाता है, इनकी बॉडी में एंटर कर जाता है, यानी कि जल का जो प्रवेश है इन्हीं छिद्रों के माध्यम से होता है। तो छिद्रों के साथ ही इनमें जो जल धारा है वो भी होती है, और मतलब जल जो है वो प्रवेश करता है, और जल धारा के साथ साथ ही रेस्पिरेशन, न्यूट्रिशन, एक्सक्रीशन और रिप्रोडक्शन भी करते हैं। किस तरह से, तो जल धारा के साथ साथ क्या जाएगा, जल जाएगा, जल के साथ साथ उनके पास कुछ पोषक पदार्थ भी जल के साथ जाएंगे, और यह उसके साथ में जल के साथ क्या जा रहा है, H2O, जल मतलब H2O हो गया, तो वाटर के साथ इनके पास क्या जा रही है, ऑक्सीजन जा रही है, तो रेस्पिरेशन भी कर पाते हैं, न्यूट्रिशन भी ले लेते हैं वाटर के साथ ही, एक्सक्रीशन भी उसी के थ्रू कर लेते हैं। यानी कि जब जल इनके शरीर में प्रवेश कर रहा है तो वापस निकलने के लिए क्या होता है, इनके पास ऑस्क्यूलम होते हैं। ऑस्टिया के थ्रू आपको याद रखना है, ऑस्टिया के थ्रू इनकी बॉडी में वाटर एंटर करता है और ऑस्क्यूलम के थ्रू इनकी बॉडी से वाटर रिमूव किया जाता है। तो जब ऑस्टिया के थ्रू वाटर एंटर करेगा उसके साथ ही इनमें क्या रहेगा, न्यूट्रिटिव मटेरियल्स जो है वो भी एंटर करेंगे, रेस्पिरेशन भी कर लेंगे, और एक्सक्रीशन जो है वो ऑस्क्यूला के थ्रू हो जाएगा। रिप्रोडक्शन के लिए इनके पास क्या रहेंगे, तो वाटर करंट के थ्रू ही इनमें क्या जाएंगे, तो ये रिप्रोडक्शन भी कर पाएंगे, प्रजनन भी कर पाएंगे। एंड द बॉडी बियर्स न्यूमरस पोर्स, जैसे कि हमने कहा इनके शरीर में कई सारे छिद्र पाए जाएंगे। रेस्पिरेशन अकर्स थ्रू वाटर करंट, श्वसन किसके द्वारा होगा, जलधारा के माध्यम से ही देखा जाएगा। रिप्रोडक्शन इनमें एसेक्सुअल और सेक्सुअल दोनों ही प्रकार का पाया जाता है, यानी कि अलैंगिक और लैंगिक प्रजनन इनमें दोनों देखा जाता है। पावर ऑफ रीजनरेशन जो है वो इनकी बहुत ही अच्छी होती है, वो इनमें पाई जाती है, यानी कि हम कहें इनमें पुनरुद्भवन की क्षमता पाई जाएगी। रीजनरेशन यानी कि पुनरुद्भवन की क्षमता। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल होगा, वाटर करंट के थ्रू ही इनमें स्पर्म जो है वो एंटर करेंगे, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, इंटरनल। क्लीवेज इनमें होलोब्लास्टिक टाइप का होता है, यानी कि विदलन इनमें होलोब्लास्टिक होगा। डेवलपमेंट इनमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टाइप का होगा, या फिर हम कहें इनमें प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष परिवर्तन पाया जा सकता है। अब आप कहेंगे प्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है, अप्रत्यक्ष परिवर्तन क्या है, तो डायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि लावर फॉर्म एब्सेंट रहेगी, और इनडायरेक्ट डेवलपमेंट यानी कि उसमें लावर फॉर्म जो है इनकी बॉडी में प्रेजेंट देखी जा रही है, तो वो दोनों ही टाइप के डेवलपमेंट इनमें पाए जाते हैं। बॉडी वॉल आउटर लेयर इज पिनेकोडर्म एंड इनर लेयर इज कोइनोसाइट्स एंड कोइनोडर्म। तो बॉडी वॉल में दो लेयर देखते हैं, आउटर लेयर जिसे कि हम पिनेकोडर्म कहते हैं, इनर लेयर जिसे कि हम कोइनोसाइट्स या फिर कोइनोडर्म कहते हैं। कोइनोसाइट्स इसका स्पेशल फीचर्स रहता है। देन हम बात करें क्लासिफिकेशन क्या है फाइलम पॉरीफेरा को, तो हमें क्लास तक बताना है, तो हम इसमें 3 क्लासेस जो है वो इसकी बताएंगे। पहली है क्लास कैलकेरिया, सेकंड है हेक्साएक्टिनिलिडा एंड थर्ड है डेमोस्पोंजिया। यानी कि संघ पॉरीफेरा का वर्गीकरण की बात करें तो इसमें 3 वर्ग हम देखते हैं, वर्ग कैलकेरिया, वर्ग हेक्साएक्टिनिलिडा एंड वर्ग डेमोस्पोंजिया। कैलकेरिया जिसके एग्जांपल है ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन, हेक्साएक्टिनिलिडा जिसका एग्जांपल यूप्लेक्टेला हो गया, एंड डेमोस्पोंजिया जिसका एग्जांपल क्या रह जाएगा, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो मेन आप पढ़ते हैं, क्लियोनिया हो गया, स्पॉन्जी हो गया, ये सब जो है इसी के एग्जाम्पल रहेंगे। तो क्लास कैलकेरिया की बात करें, ये सभी क्या है, ऑल आर पैरासिटिक, यानी कि ये सभी क्या है, परजीवी होते हैं। रेडियल सिमेट्री इनमें देखी जा सकती है, वॉश शेप्ड बॉडी होती है, यानी कि इनका शरीर कैसा होगा, वॉश शेप्ड होगा। एंड स्केलेटन ऑफ कैलकेरियस स्पाइक्यूल्स, इसका स्केलेटन जो है वो किससे मिलकर बना होता है, कैलकेरियस स्पाइक्यूल से या फिर कैल्शियम कार्बोनेट से बना कंकाल इनमें पाया जाता है। स्पाइक्यूल्स में भी ट्राइएक्सन एंड टेट्राएक्सन, इनकी जो स्पाइक्यूल्स रहते हैं या फिर इनके शरीर में जो कांटे प्रेजेंट रहते हैं, उपस्थित रहते हैं, वो ट्राइएक्सन टाइप के भी हो सकते हैं और टेट्राएक्सन टाइप के भी हो सकते हैं। ट्राइएक्सन टाइप ये हो गया और टेट्राएक्सन टाइप ये हो गया। कोइनोसाइट लाइन होल ऑफ स्पॉन्जोसील और फ्लैजिलेटेड चैम्बर, कोइनोसाइट्स जो रहती है वो किसको लाइन करती है, स्पॉन्जोसील को और फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स को।
सॉलिटरी और कॉलोनियल हो सकते हैं, यानी कि एकांत में निवास करने वाले हो सकते हैं और कॉलोनी में भी देखे जा सकते हैं। एक्सक्लूसिवली ये मराइन होते हैं और फाउंड इन शैलो वाटर, यानी कि ये उथले जल में पाए जाते हैं और अधिकतर ये समुद्री होते हैं। एग्जाम्पल हो गया ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन। क्लास हेक्साएक्टिनिडा की बात करें तो इनकी बॉडी भी वॉश शेप्ड होती है और सिलेंड्रिकल या फिर बेलनाकार भी पाई जाती है। रेडियल सिमेट्री देखी जाएगी, स्केलेटन जो है वो 6 रेड स्पाइक्यूल से मिलकर बना होगा, जबकि उसका कैसा देखा, ट्राइहेक्सन एंड टेट्राहेक्सन टाइप का। कैनाल सिस्टम इनमें पाया जाएगा। यूप्लेक्टिला जो है वो इसका एग्जाम्पल रहेगा। एग्जाम्पल लिखने बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने क्लास जैसे कि फर्स्ट हमारी देखी क्लास, हमने कौन सी देखी, कैलकेरिया। तो कैलकेरिया की बात करें तो हमें इसमें इंपॉर्टेंट जो बताना है वो ये है कि ये पैरासिटिक होते हैं, बॉडी वॉश शेप्ड होती है, स्केलेटन कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर बना होगा, ट्राइहेक्सन और टेट्राहेक्सन टाइप के स्पाइक्यूल्स पाए जाएंगे और सॉलिटरी और कॉलोनियल होंगे, एक्सक्लूसिवली मराइन होंगे और एग्जाम्पल हो गया ल्यूकोसोलेनिया एंड साइकन। क्लास हेक्साएक्टिनिडा की बात करें तो इसकी भी बॉडी वॉश शेप्ड और सिलेंड्रिकल होगी और इसमें रेडियल सिमेट्री जो है वो पाई जाएगी। स्केलेटन जो है वो 6 रेड स्पाइक्यूल से बना होगा, कैनाल सिस्टम पाया जाएगा और यूप्लेक्टिला इसका एग्जाम्पल है। क्लास डेमोस्पंजिया की बात करें तो मैसिव बॉडी होती है, यानी कि काफी बड़ा आकार होता है शरीर का, असिमेट्रिकल होते हैं, यानी कि असममित जंतु है। स्केलेटन जो है वो सिलिसिस स्पाइक्यूल्स और स्पॉन्जिस फाइबर दोनों से ही बना होगा, यानी कि सिलिका का बना होता है। कैनाल सिस्टम जो है वो इनमें ल्यूकन टाइप का पाया जाता है। आपको पता है पॉरीफेरा में एस्कन साइकिल और ल्यूकन टाइप जो कैनाल सिस्टम है वो पाया जाता है और इसमें कॉम्प्लिकेटेड कैनाल सिस्टम जो है वो किसमें देखा जाएगा, क्लास डेमोस्पोंजिया में ल्यूकन टाइप का। स्पॉन्जोसिल कैविटी जो है वो इनमें एब्सेंट देखी जाएगी। जनरली मराइन होंगे, परंतु कुछ फ्रेश वाटर फॉर्म्स जो है वो भी इसमें पाई जा सकती है, यानी कि अधिकतर ये समुद्री होंगे, लेकिन कुछ जो है इनमें स्वजलीय जो है जातियां भी पाई जाएगी। जैसे कि हम एग्जांपल की बात करें डेमोस्पोंजिया की, यूस्पोंजिया और स्पोंजिला जो है वो किसके एग्जांपल हो गए, क्लास डेमोस्पोंजिया के। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है एक्सप्लेन दी टाइप्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि सममिति क्या है और उसके कितने प्रकार होते हैं, उसे हमें उसके बारे में बताना है। सो एवरी ऑर्गेनिज्म हैज अ डेफिनाइट एंड स्पेसिफिक शेप एंड साइज विच इज सुटेबली अडेप्टेड टू इट्स पर्टिकुलर हैबिट एंड हैबिटेट्स, यानी कि प्रत्येक जीव का एक निश्चित आकार एवं आमाप होता है जो कि उसकी विशिष्ट आदतों और आवास के अनुकूलन होता है। The animal form thus exhibits one or the other type of body symmetry. अलग अलग जंतुओं की अलग अलग प्रकार की सममिति जो है वो देखी जाती है। Symmetry in biology is the balanced arrangement of body parts or shapes around a central point or axis. सममिति क्या है, तो यह किसी जीव के केंद्रीय बिंदु या अक्ष से उनके शरीर के भागों और अंगों की एक सममित व्यवस्था होती है। यानी कि क्या होगा, तो जैसा कि जीव का शरीर है तो पूरे जीव के शरीर में उसका केंद्रीय बिंदु क्या है, उस केंद्रीय बिंदु से या फिर उस भाग से अगर या फिर उस अक्ष से अगर कट किया जाए या फिर विभाजित किया जाए तो शरीर के अंगों की और उसके आकार की या फिर उसकी जो शेप है, उसकी जो संतुलित व्यवस्था होगी, उसे ही हम क्या कहते हैं, सममिति कहते हैं। That is the size, shape and relative location on one side of a dividing line mirror this shape, size and relative location in the other side. तो जब इसे कट किया जाएगा तो उसकी जो एक साइड का जो रहता है डिवाइडिंग लाइन, जैसे कि शेप हो गई, साइज हो गई और रिलेटिव लोकेशन हो गई, तो जब डिवाइड किया जाएगा उस डिवाइडिंग लाइन से उसका आकार, आमाप और स्थिति दूसरे साइड के आकार, आमाप और स्थिति के क्या होंगे, एकदम मिरर इमेज होंगे या फिर दर्पण प्रतिबिंब होंगे। तो जब उसे विभाजन रेखा से विभाजित किया जाएगा तो वो दोनों ही एक दूसरे के क्या होंगे, दर्पण प्रतिबिंब होंगे। उसके आकार, आमाप और स्थिति दोनों ही जीव के एक ही जीव के शरीर के दोनों तरफ। एनिमल्स कैन बी कैटेगराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमेट्री। तो सिमेट्री के बेसिस पे ही एनिमल्स को क्लासिफाई भी किया जाता है कि वो असिमेट्रिकल है, सिमेट्रिकल है, और सिमेट्रिकल है तो भी उनमें कौन से प्रकार की सिमेट्री पाई जा रही है। So symmetry means to the dividing line which separates the body of an organism into parts. तो symmetry जो है वो क्या करती है, organisms के body parts को divide करती है। देन हम बात करें टाइप्स ऑफ सिमेट्री, यानी कि इस सममिति के प्रकार कौन कौन से हैं। तो सबसे पहला हम प्रकार पढ़ेंगे स्फेरिकल सिमेट्री या फिर गोलाकार सममिति। तो स्फेरिकल सिमेट्री क्या है, तो स्फेरिकल सिमेट्री जैसा कि नाम है तो यह क्या होगी, तो यह द बॉडी हैज द शेप ऑफ स्फीयर। तो ऐसे जंतु जिनकी बॉडी या फिर हम कहें उनके शरीर का आकार कैसा होता है, गोलाकार होता है, उसमें ही ये स्फेरिकल सिमेट्री पाई जाती है। तो द बॉडी हैज द शेप ऑफ सिमेट्री एंड द पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर अरेंज कंसेंट्रिकली अराउंड और रेडिएट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर। यानी कि ऐसे जंतु जिनके शरीर का आकार गोलाकार है और उनके जो शरीर के भागों की व्यवस्था है वो संकेंद्रित रूप से क्या रहेगी, उनके चारों ओर व्यवस्थित रहेगी उस गोल सिरे के।
सच एनिमल हैज नो एंड साइड्स एंड एनी प्लेन। तो अगर उनके शरीर का आकार गोलाकार है बिल्कुल इस तरह का, तो उनके शरीर में क्या होगा, कोई सिरा नहीं है, कोई किनारा नहीं है और ना ही कोई तल है। तो ऐसे जंतुओं में ये स्फेरिकल सिमेट्री या गोलाकार सममिति देखी जाती है। इट इज फाउंड मेनली इन प्रोटोजोअन्स। प्रोटोजोअन्स में जैसे कि वॉल्वॉक्स में ये देखी जाती है और स्फेरिकल सिमेट्री बिल्कुल इस तरह से होती है, यानी कि गोल शरीर अगर किसी का है तो उसमें कोई सिरा नहीं है, कोई तल नहीं है, कोई किनारा नहीं है, तो उसमें इस प्रकार की सममिति पाई जाएगी। एंड इट इज रेयर इन एनिमल्स। ये एनिमल्स में काफी रेयर देखी जाती है, बहुत ही दुर्लभ होती है। स्फेरिकल सिमेट्री इज ऑल्सो फाउंड इन एग्स। एग्स में या फिर अंडों में भी यह गोलाकार सममिति देखी जाती है और उसके अलावा प्रारंभिक भ्रूण में भी पाई जाती है। तो ये था सबसे पहला प्रकार। फिर इसका आता है इंपॉर्टेंट टाइप, रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति। So the body of an organism is flat or cylindrical with one oral surface and with having mouth and the aboral surface। यानी कि ऐसे जीव जिनका शरीर कैसा होता है, चपटा होता है और बेलनाकार होता है, जिसके साथ ही उनके पास क्या होगा, एक ओरल सरफेस होगा और दूसरा एबोरल सरफेस होगा। यानी कि उनके शरीर में होती है एक अग्र सतह और एक होती है पश्च सतह। अग्र सतह जिनके शरीर में क्या होगा, तो अग्र सतह जहाँ पे इनका मुख पाया जाएगा और जो पश्च सतह है वहां पे इनका एनस पार्ट या फिर टेल पार्ट देखा जाएगा, या फिर हम कहें पश्च सतह पर गुदा भाग देखा जाएगा। इट इज अ टाइप ऑफ सिमेट्री वेयर एनी रेडियल प्लेन दैट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द ऑर्गेनिज्म कैन डिवाइड इट इनटू टू इक्वल हाफ्स। तो यह ऐसी सिमेट्री होती है, यानी कि किसी एनिमल को या किसी ऑर्गेनिज्म को हम या एनिमल की बात कर रहे हैं, तो इसे सेंट्रल पॉइंट या एक्सिस से जब कट किया जाएगा तो यह क्या करेगी, तो यह इस एनिमल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। मान लो ये है हमारा स्टारफिश, तो स्टारफिश का जो सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस रहेगा वो कौन सा रहेगा, ये इसका केंद्रीय बिंदु या फिर अक्ष है। तो इस केंद्रीय बिंदु या अक्ष से विभाजित करने वाली कोई भी रेखा जो है इसे क्या कर देगी, इसके शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त कर देगी। तो केवल जब केंद्रीय बिंदु से ही ये रेडियल प्लेन या अरीय जो प्लेन है वो कट किया जाएगा, तभी ये दो बराबर भागों में विभक्त करेगी, उसके अलावा नहीं कर पाएगी। अब हम कहें इस तरह से विभक्त किया जाए तो क्या ये पार्ट और ये पार्ट दोनों सेम है, नहीं। यह केवल कब देखा जाएगा, जब केंद्रीय बिंदु और अक्ष से इसे विभाजित किया जाएगा, केवल तभी ये दो बराबर भागों में उसके शरीर को विभक्त कर पाएगी। तो यह पूरा क्या होता है, रेडियल सिमेट्री या फिर अरीय सममिति के बारे में, जो कि स्टारफिश में बताई हमने। Then the symmetry is only visible for the morphological features and not anatomically। यह केवल morphological features या आकारिक की विशेषताओं को दर्शाती है, शारीरिक विशेषताओं को नहीं दर्शाती है। रेडियल सिमेट्री किसमें पाई जाती है, तो ये सिलेंट्रेट्स में और इकाइनोडर्म्स में पाई जाती है, यानी कि सिलेंट्रेट्स संघ में पाए जाने वाले जंतुओं में, जैसे कि जेलीफिश हो गए, सी एनिमॉन्स, कोरल हो गए, इनमें पाई जाएगी। और इनके अलावा इकाइनोडर्म जैसे कि स्टारफिश हो गई और इनमें जो सी अर्चिन्स है उनमें भी पाई जाएगी। बायलेटरल सिमेट्री जो कि इसका दूसरा इंपॉर्टेंट टाइप रहता है, ये तीन टाइप तो आपको बतानी ही है, रेडियल सिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री एंड एसिमेट्री, ये काफी इंपॉर्टेंट है। सो बायलेटरल सिमेट्री की बात करें या फिर द्विपार्श्विक सममिति की बात करें, द्विपार्श्विक सममिति क्या है, इन बायलेटरल सिमेट्री the body of the animal can be divided into two equal halves only when division plane passes through their median longitudinal axis। तो बायलेटरल सिमेट्री क्या है, यानी कि जब इसे लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस से कट किया जाएगा, बायलेटरल सिमेट्री में क्या होगा, जब डिवीजन प्लेन से जब कट किया जा रहा है तो ये क्या करेगी, बॉडी को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगी। लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट जो है वो दोनों ही क्या रहेंगे, एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज देखे जाएंगे या फिर दर्पण प्रतिबिंब होंगे। The longitudinal axis has anterior end and posterior end। अब यह longitudinal axis या फिर हम कहें यह अनुदैर्ध्य अक्ष जो है, इसका एक क्या होता है, अग्रसिरा होता है और एक होता है इसका पश्च सिरा। अग्रसिरा जहां पर क्या पाया जाएगा, सिर पाया जाएगा, और पश्च सिरा जहां पे इनका एनस पार्ट या फिर टेल पार्ट देखा जाएगा। तो जब इसे अग्र सिरे से पश्च सिरे की ओर विभाजित किया जाए तो ये इसके शरीर को क्या कर देगी, दो बराबर भागों में विभक्त कर देगी और वो दोनों ही एक दूसरे के दर्पण प्रतिबिंब होंगे। जैसे कि ह्यूमंस की बात करें या फिर इंसेक्ट्स की बात करें, इनमें कौन सी सिमेट्री पाई जाती है, बायलेटरल सिमेट्री। लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस यानी कि इस तरह से बॉडी को कट किया जाना, तो ये दोनों हमारे क्या रह जाएंगे, मिरर इमेज रहेंगे, लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट। सो एनिमल पॉजेस डॉर्सल एंड वेंट्रल सरफेस, इसमें पृष्ठीय सतह भी होती है और उदर सतह भी होती है। बायलेटरल सिमेट्री इज फाउंड इन मैनी इनवर्टिब्रेट्स, यह कई अकशेरुकियों में द्विपार्श्विक सममिति पाई जाती है और एनालिड्स, आर्थ्रोपॉड्स एंड ऑल वर्टिब्रेट्स शोज बायलेटरल सिमेट्री। देन आता है बायरेडियल सिमेट्री, द्विअरीय सममिति क्या है, जैसा कि नाम में है, हमने अभी तक में पढ़ा स्पेरिकल, रेडियल एंड बायलेटरल। बायरेडियल सिमेट्री जो फोर्थ टाइप की सिमेट्री है, इसका मतलब ये बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री दोनों के ही कैरेक्टर्स को शो करेगा।
So biradial symmetry is found in organisms that show morphological features of both radial and bilateral symmetry. कॉम जेली इसका एग्जाम्पल रहेगा जिसमें कि ये बायरेडियल सिमेट्री देखी जाती है. द एनिमल विच शो रेडियल एंड बायलेटरल सिमेट्री हैव ओरल एंड एबोरल सरफेस. इनके पास क्या होती है, अग्र पक्ष और पश्च पक्ष होता है जो कि द्विअरीय सममिति को दर्शाते हैं. द ओरल साइड इज दैट विच हैज अ माउथ. ओरल साइड या फिर अग्र पक्ष की बात करें जहां पे मुख होगा और पश्च पक्ष की बात करें तो वो क्या होगा, बिल्कुल अग्र पक्ष के विपरीत होगा और जहां पे एनस या फिर टेल पार्ट देखा जाएगा यानी कि गुदीय भाग और या फिर पूंछ भाग होगा पश्च पक्ष की ओर. तो ये पूरा था हमारा बायरेडियल सिमेट्री के बारे में. तो हमने कहा यह रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्रिकल के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को शो करेगा. इसका एग्जांपल कॉम जेलीज है. और हमने कहा ये कैसी होगी, तो इसमें ओरल सरफेस देखा जाता है और एबोरल सरफेस देखा जाता है. ओरल सरफेस जो कि क्या होगा, माउथ पार्ट हो गया, और एबोरल सरफेस जो कि उसके ऑपोजिट होगा, टेल या एनस पार्ट. असिमेट्री की बात करें, असम्मिति क्या है, तो असम्मिति जैसा कि नाम में है, किसी भी प्रकार से अगर विभाजित किया जाए तो उसके शरीर को दो बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता है, जैसा कि हमने भी पढ़ा था पॉरीफेराज में होता है, असिमेट्री देखी जाती है. तो असिमेट्रिकल मीन्स हैविंग पार्ट दैट डू नॉट मैच और दैट डू नॉट आर द सेम साइज, शेप और पोजीशन. यानी कि इसे किसी भी प्रकार से शरीर को विभाजित किया जाए, ये दो बराबर भागों में विभक्त नहीं होती है, उसे हम असम्मिति कहते हैं. ओनली मेंबर्स ऑफ द फाइलम पेरिफेरा हैव नो बॉडी प्लेन सिमेट्री. केवल जो पॉरीफेरा संघ के सदस्य हैं उनमें कोई भी प्रकार की सममिति नहीं देखी जा सकती, जैसे कि स्पॉन्जेस हो गए. तो ये है हमारा पूरा सिमेट्री के बारे में. तो सिमेट्री में हमने पढ़ा सबसे फर्स्ट स्फेरिकल सिमेट्री या फिर गोलाकार सममिति. गोलाकार सममिति किसमें देखी जाएगी, वॉलवॉक्स में, एग्स में, अर्ली एम्ब्रियोज में. तो इसमें क्या होता है, शरीर का आकार गोलाकार होता है, किसी भी तरफ से विभाजित किया जा सकता है और इसका कोई भी जो क्या है साइड या फिर जो प्लेन है वो नहीं होता है, तो इसका कोई भी साइड नहीं देखा जाएगा. ये पूरा स्फेरिकल सिमेट्री के बारे में था. देन हमने बात की रेडियल सिमेट्री. तो हमने कहा इनमें क्या होगा, तो इन जैसे कि ये एनिमल है, इसका सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस कौन सा है, ये हो जाएगा. तो ये इसका सेंट्रल पॉइंट और एक्सिस है. इस तरफ से अगर कट किया जाए इसे तो ये क्या हो जाएगा, दो बराबर भागों में विभक्त हो जाएगा और उसके अलावा नहीं हो पाएगा. तो ये पूरा है अरीय सममिति, यानी कि केंद्रीय बिंदु या अक्ष से जीव के शरीर को अगर विभाजित किया जाए ये दो बराबर भागों में विभक्त होगा. ये रेडियल सिमेट्री हो गई. बायलेटरल सिमेट्री जो कि इंसेक्ट्स में देखी जाती है, ह्यूमंस में देखी जा सकती है. इंसेक्ट्स में भी अगर आपको बताएं तो जैसे कि ये है बटरफ्लाई, तो जैसा कि हमने कहा इनके पास क्या होगा, एंटीरियर एंड या हेड पार्ट होगा और दूसरा होगा इनका पोस्टीरियर एंड या फिर पश्च भाग, जो कि क्या होगा, एंटीरियर एंड के ऑपोजिट होगा. ये क्या है, इसका एंटीरियर एंड. हेड पार्ट जिसे कि अग्र सतह कहा जाता है या अग्रसिरा कहा जाएगा. तो इसका जो एंटीरियर एंड है और जो इसका पोस्टीरियर एंड रहेगा, इस तरफ से अगर इसे लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस में कट किया जाए तो इसका जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या रहेगा, बिल्कुल राइट पार्ट के इक्वल रहेगा, मिरर इमेज रहेगा. तो यह दोनों इस तरफ से जब विभाजित किया जा रहा है तो इसका लेफ्ट पार्ट और राइट पार्ट दोनों ही एक दूसरे के बिल्कुल मिरर इमेज रहेंगे. तो ये इंसेक्ट्स में देखी जाती है और ह्यूमंस में भी देखी जाती है बायलेटरल सिमेट्री. असिमेट्री की बात करें तो इसमें जैसे कि पॉरीफेरास हो गए, इसे किसी भी तरफ से विभाजित किया जाए ये दो बराबर भागों में विभक्त नहीं हो पाता है, इसे ही हम असम्मिति कहते हैं. देन हमने बात की बायरेडियल सिमेट्री. तो यह क्या थी, तो ये रेडियल सिमेट्री और बायलेटरल सिमेट्री के मॉर्फोलॉजिकल फीचर्स को शो करता है और यह किसमें देखी जाती है, कॉम जेलीज में. तो ये पूरा हमारा था सिमेट्री के बारे में. तो सिमेट्री में सबसे पहले हमें उसकी क्या बतानी है, डेफिनेशन क्या होती है. देन हम उसके जो इंपॉर्टेंट आपको बताने हैं टाइप्स वो बताने ही है, कौन कौन से, रेडियल हो गई, बायलेटरल हो गई और असिमेट्री हो गई. स्फेरिकल सिमेट्री और जो बायरेडियल सिमेट्री है आपको टाइम मिले तो आप जरूर बताइएगा और एग्जाम्पल्स के साथ बताइएगा. देन आता है फिफ्थ क्वेश्चन हमारा, क्लासिफाई फाइलम एनेलिडा विद कैरेक्टर्स एंड एग्जांपल्स. यानी कि हमें संघ एनेलिडा का वर्गीकरण करना है उदाहरणों के साथ. तो सबसे पहला हमें आपको पता है क्या करना है, सबसे पहले उसके सामान्य लक्षण बताने हैं. सो एनुलस मीन्स लिटिल रिंग एंड आयोडोस मीन्स फॉर्म्स. एनुलस का मतलब ही क्या होता है, छोटी छोटी अंगूठी के समान संरचनाएं इनके शरीर में पाई जाती है, इसीलिए इसे एनुलस कहा जाता है. या फिर इस शब्द को कहाँ से लिया गया है, एनेलिडा को एनुलस से लिया गया है. एनेलिडा इंक्लूड्स रिंज्ड और सेगमेंटेड वॉर्म. एनेलिडा में किसे इंक्लूड किया जाता है, रिंज्ड और सेगमेंटेड वॉर्म्स को या फिर खंडित कृमियों को. Appearance of metamerics represents their greatest advancement so that they are called segmented worm. इन्हें segmented worm भी कहा जाता है क्योंकि इसमें segmentation या metameric segmentation पाया जाता है.
और इसे फ्लैट वॉर्म्स और राउंड वॉर्म्स से अलग समझा जाता है। क्यों? क्योंकि चपटे कृमि और जो गोल कृमि है वो क्या है, बिल्कुल अलग है, उनमें खंडीय भवन नहीं पाया जाता है। तो इसीलिए इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें अलग रखा जाता है। सेगमेंटेड वॉर्म कहा जाता है एनालिड्स को, क्योंकि इसमें सेगमेंटेशन पाया जाता है। फ्लैट वॉर्म्स या चपटे कृमि जो कि प्लेटिहेल्मिन्थ्स को कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स जो कि निमेटोड्स को कहा जाता है। ये सेम नहीं है, अलग अलग इन्हें रखा गया है। मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, यानी कि अधिकतर कैसे होते हैं, जल में पाए जाने वाले होते हैं, परंतु कुछ जो है वो टेरेस्ट्रियल या स्थलीय भी हो सकते हैं। एग्जाम्पल क्या हो गया, अर्थवॉर्म जो कि क्या है, टेरेस्ट्रियल। सम आर पैरासिटिक, जैसे कि एग्जाम्पल लीच या फिर जोंक। कुछ क्या होते हैं, परजीवी के रूप में रहते हैं, जैसे कि जोंक हो गया। बॉडी इलोंगेटेड होती है, लंबी होती है, बायलेटरली सिमेट्रिकल होगी, द्विपार्श्वीय सममिति इनमें पाई जाएगी। अभी मैंने आपको बताया द्विपार्श्वीय सममिति क्या है। देन है ट्रिप्लोब्लास्टिक बॉडी होती है, यानी कि इसमें क्या होगा, आउटर एक्टोडर्म, इनर एंडोडर्म एंड इंटरमीडिएट, इनमें मेसोडर्म जो है वो भी देखी जाएगी इसके मीडियन में। तो एक्टोडर्म, एंडोडर्म एंड मेसोडर्म तीनों ही देखी जाएगी। ट्रूली ये सिलोमेट्स एंड मेटामेडिकल सेगमेंटेड इनटू सिमिलर मेटामियर्स। ये ट्रूली सिलोमेट्स है, यानी कि यूसिलोम इसमें देखी जाती है और मेटामेडिक सेगमेंटेशन इनमें पाया जाता है। ये एक्सटर्नली और इंटरनली इनकी बॉडी दोनों ही तरफ से डिवाइड रहती है। ये इनके हो गए मेटामियर्स और ये हो गए इनके सेप्टा। तो इनकी बॉडी क्या है, बाह्य और आंतरिक रूप से विभाजित होती है खंडों में। एपिडर्मिस ऑफ अ सिंगल लेयर ऑफ कॉलमनर एपिथेलियल सेल्स कवर्ड एक्सटर्नली बाय अ थिन क्यूटिकल नॉट मेड ऑफ काइटिन। काइटिन की बनी हुई क्यूटिकल नहीं देखी जाएगी। बॉडी वॉल डर्मोमस्कुलर टाइप की होगी। आउटर मसल फाइबर सर्कुलर एंड इनर लॉन्गिट्यूडनल। आउटर मसल फाइबर कैसे होंगे, गोलाकार होंगे, या फिर हम कहें बाह्य मांसपेशी तंतु जो है वो गोलाकार होंगे, और इनर या फिर आंतरिक जो है वो लॉन्गिट्यूडनल या अनुदैर्ध्य देखे जाएंगे। लोकोमोटरी ऑर्गन में इनके पास क्या रहते हैं, सिटाई या फिर किटाई प्रेजेंट रहते हैं, जो कि स्किन में एम्बेडेड रहते हैं या फिर जो त्वचा में धसे हुए रहेंगे, सिटाई। और इनके पास पैरापोडिया भी रहते हैं, जो कि किसमें मदद करते हैं, स्विमिंग में मदद करते हैं इनमें। तो ये पैरापोडिया किन में रहेंगे, एक्वेटिक एनिमल्स में या फिर जलीय जंतु जैसे कि नेरिस में देखे जाएंगे पैरापोडिया, और बाकी इनमें त्वचा में धसे हुए सिटाई प्रेजेंट उपस्थित रहते हैं, जो कि इनकी गति में मदद करते हैं। स्केलेटन सिस्टम इनमें एब्सेंट होता है, हाइड्रोस्टैटिक स्केलेटन पाया जाता है, सिलोम ट्रू होगी, साइजोसिलस टाइप की होगी, यूजुअली डिवाइडेड इनटू कंपार्टमेंट बाय ट्रांसवर्स सेप्टा। डाइजेस्टिव सिस्टम जो है इनका स्ट्रेट और कंप्लीट टाइप का होगा, यानी कि पाचन तंत्र इनमें संपूर्ण प्रकार का पाया जाएगा। और कैसा होगा, स्ट्रेट होगा। देन ब्लड वेस्कुलर सिस्टम क्लोज टाइप का होगा, यानी कि रक्त परिसंचरण तंत्र जो है इनमें बंद प्रकार का पाया जाता है। एंड रेस्पिरेटरी पिगमेंट आइदर हीमोग्लोबिन और इरिथ्रोक्लोरोनिन डिसॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। रेस्पिरेटरी पिगमेंट या फिर श्वसन वर्णक कैसे देखे जाते हैं, हीमोग्लोबिन भी हो सकता है और इरिथ्रोक्लोरोनिन भी होता है, जो कि किसमें डिसॉल्व रहता है, ब्लड प्लाज्मा में, या फिर हम कहें रक्त प्लाज्मा में घुलनशील होता है। रेस्पिरेटरी सिस्टम बाय मॉइस्ट स्किन और गिल्स और पैरापोडिया, यानी कि रेस्पिरेशन या फिर इनमें श्वसन कैसे देखा जाएगा, तो मॉइस्ट स्किन के थ्रू या फिर त्वचा के थ्रू हो सकता है, गिल्स और पैरापोडिया के थ्रू भी पाया जा सकता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम जो है वो किससे होता है, नेफ्रीडिया के थ्रू इनमें देखा जाता है एक्सक्रीशन, यानी कि उत्सर्जन जो है इनमें नेफ्रीडिया की मदद से होगा, जिसकी मदद से क्या कर देंगे, अपने जो उत्सर्जित पदार्थ है उन्हें बाहर निकालते हैं। नर्वस सिस्टम विद अ पेयर ऑफ सेरिब्रल गैंग्लिया एंड अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड बियरिंग गैंग्लिया एंड लेटरल नर्व्स इन ईच सेगमेंट। नर्वस सिस्टम इनमें कैसा होगा, सेरिब्रल गैंग्लिया के साथ होगा और उनमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड या फिर हम कहें इनमें क्या रहेगी, जो पृष्ठ जो है वो देखी जाएगी। सेंसरी ऑर्गन इंक्लूड टैक्टाइल ऑर्गन। सेंसरी ऑर्गन में या फिर हम कहें सेंसरी ऑर्गन जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, संवेदी अंग। अब इनमें संवेदी अंगों में क्या क्या शामिल रहेंगे, टैक्टाइल्स ऑर्गन, स्पर्शक अंग, टेस्ट बर्ड्स हो गए यानी कि स्वाद कलिकाएं, और स्टेटोसिस्ट होंगे, और इनके पास में फोटो रिसेप्टर सेल्स या फिर प्रकाश अवशोषी कोशिका भी होती है, और इनमें आईज देखी जाएगी जिनमें कि लेंसेज पाए जाएंगे। तो हमने कहा संवेदी अंगों जिसमें कि स्पर्श अंग शामिल है, और इसमें क्या रहेगा, स्वाद कलिकाएं, स्टेटोसिस्ट और फोटो रिसेप्टर सेल्स। हर्माफ्रोडाइट होते हैं, यानी कि हम इसे कहें हर्माफ्रोडाइट, यानी कि होता है उभयलिंगी। तो ये उभयलिंगी होते हैं और इनमें सेक्सेस सेपरेट भी देखे जा सकते हैं।
या फिर अलग अलग प्रकार के लिंग होते हैं। क्लीवेज की बात करें या फिर विदलन कैसा होता है, स्पाइरल या फिर डिटर्मिनेट टाइप का। लार्वा जो है प्रेजेंट होगा तो क्या होगा, ट्रोकोफोर लार्वा होता है। ये क्वेश्चन भी आता है कि एनालिड्स के लार्वा का नाम क्या है, ट्रोकोफोर लार्वा इनमें पाया जाएगा। रीजनरेशन क्या रहता है, इनमें कॉमन है, यानी कि पुनरुद्भवन क्षमता इनमें पाई जाती है। ये मोनोसिस होते हैं विद डायरेक्ट डेवलपमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष परिवर्तन के साथ ये एक लिंगी होंगे और अप्रत्यक्ष परिवर्तन के साथ ये कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे। सो मोनोसिस विद डायरेक्ट डेवलपमेंट एंड डायोसिस विद इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। क्लासिफिकेशन या वर्गीकरण की बात करें तो लगभग 8700 प्रजातियां जो है एनालिड्स की वो ज्ञात है और इन्हें किसके बेसिस पे या किसके आधार पर वर्गीकृत किया गया है, इनमें पाए जाने वाले पैरापोडिया के बेसिस पे, सिटाई और मेटामियर्स के बेसिस पे। एनालिड्स की बात करें तो इसकी 4 क्लासेस हम पढ़ते हैं, पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा, हिरुडीनिया एंड आर्किएनेलिडा। पॉलीकीटा की बात करें जिसमें हम नेरिस पढ़ते हैं, ओलिगोकीटा जिसमें कि फेरेटिमा पढ़ते हैं, हिरुडीनिया जिसमें कि हम पढ़ते हैं हिरुडिनेरिया को एंड आर्किएनेलिडा। तो सबसे फर्स्ट जो हमारी क्लास है वो है क्लास पॉलीकेटा। ये सिंपली मराइन होते हैं, यानी कि अधिकतर समुद्री होते हैं और इनमें से कुछ जो है वो स्वजलीय भी हो सकते हैं। इसमें सेगमेंटेशन कैसा होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल टाइप का, यानी कि इनमें जो खंडी भवन है वो आंतरिक और बाह्य रूप से होता है। हेड डिस्टिंक्ट विद आइज, पाल्प्स एंड टेंटिकल्स। हेड में क्या क्या रहता है, आंखें देखी जाती है, पाल्प्स देखे जाते हैं और टेंटिकल्स यानी कि स्पर्शक मौजूद रहते हैं। सिटाई न्यूमरस होते हैं, लेटरल पैरापोडिया के ऊपर होते हैं। तो लेटरल पैरापोडिया या फिर पार्श्व पैरापोडिया के ऊपर जो है क्या देखे जाएंगे, सिटाई देखे जाएंगे। सेक्सेस इनमें कैसे होंगे, सेपरेट सेक्सेस देखे जाते हैं, गोनाड्स टेम्पररी एंड इन मैनी सेगमेंट्स। ट्रोकोफोर लार्वा जो है वो इसमें पाया जाएगा पॉलीकीटा क्लास में। ओलिगोकीटा क्लास की बात करें सो मोस्टली टेरेस्ट्रियल होते हैं, सम इन फ्रेश वाटर। यह अधिकतर कैसे होते हैं, स्थलीय होते हैं और कुछ स्वजलीय होते हैं। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल एंड इंटरनल टाइप का होता है। हेड इंडिस्टिंक्ट, यानी कि इनमें जो सिर रहता है वो अविभक्त रहता है एंड विदाउट सेंसरी ऑर्गन, कोई भी प्रकार के संवेदी अंग नहीं रहेंगे। सिटाई फ्यू एम्बेडेड इन स्किन, सिटाई जो है वो काफी कम होंगे और त्वचा में दसे होंगे। पैरापोडिया अनुपस्थित है, ये हर्माफ्रोडाइट यानी कि उभयलिंगी है। फर्टिलाइजेशन कैसा होगा, एक्सटर्नल, यानी कि बाह्य निषेचन पाया जाएगा, जल में देखा जाएगा। डेवलपमेंट डायरेक्ट होता है और इनमें नो लार्वल स्टेज, इनमें कोई भी लार्वल स्टेज नहीं देखी जाती है। क्लास थर्ड कौन सी है, हिरुडेनिया। हिरुडेनिया जिसकी फ्रेश वाटर भी होते हैं, मराइन वाटर और टेरेस्ट्रियल देखे जा सकते हैं, यानी कि स्वच्छ जल में देखे जाने वाले, समुद्र जल में देखे जाने और स्थलीय भी हो सकते हैं। जनरली एक्टोपैरासिटिक है, यानी कि बाह्य परजीवी है, ब्लड सकिंग होते हैं और कार्निवोर्स होते हैं। तो हम बात कर रहे हैं क्लास हिरुडेनिया के बारे में, तो ये कैसे हैं, बाह्य परजीवी होते हैं और ये ब्लड को सक करते हैं एंड कार्निवोरस भी हो सकते हैं। बॉडी विद फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स, इनमें बॉडी में फिक्स नंबर ऑफ सेगमेंट्स देखा जाता है, 33 सेगमेंट्स। इस सेगमेंट सब डिवाइडेड एक्सटर्नली इनटू एन्युलर, और इस सेगमेंट्स जो है वो एक्सटर्नली एन्युलर में डिवाइड रहता है या फिर विभक्त रहता है। सेगमेंटेशन एक्सटर्नल विदाउट इंटरनल सेप्टा, सेगमेंटेशन जो है इनमें कैसा होता है, एक्सटर्नल होता है और इनमें कोई भी प्रकार का इंटरनल सेप्टा नहीं पाया जाता। पैरापोडिया और सिडाई जो है वो हिरुडिनेरिया में क्या रहते हैं, एब्सेंट रहते हैं। बोथ एंटीरियर एंड पोस्टीरियर एंड्स ऑफ बॉडी विद सकर्स एंड हर्माफ्रोडाइट, यानी कि उभयलिंगी होंगे। इनमें आंतरिक निषेचन पाया जाएगा और प्रत्यक्ष परिवर्तन देखा जाएगा, यानी कि लार्वावस्था क्या रहेगी, अनुपस्थित रहेगी। देन हमारी लास्ट क्लास बचती है क्लास फोर्थ, आर्किएनेलिडा। अबाउट 1 डज़न जेनेरा ऑफ स्मॉल मराइन वॉर्म्स ऑफ अननोन एफिनिटीज, यानी कि इसमें छोटे समुद्री कीड़े आते हैं। सेगमेंटेशन इनमें कैसा होगा, इंटरनल होगा, आंतरिक खंडीभवन देखा जाएगा। पैरापोडिया और सिटाई इनमें भी अनुपस्थित है। सेक्सेस यूजुअली सेपरेट रहेंगे, अलग अलग रहेंगे, लिंग विभक्त। यूजुअली ट्रोकोफोर लार्वा इनमें पाया जाएगा और इसका एग्जाम्पल क्या रहेगा, पॉलीगॉर्डियस, डायनोफिलस एंड प्रोटोड्राइलस। तो यह पूरा है हमारा क्लास एनेलिडा के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में और उसके क्लासिफिकेशन के बारे में। तो आपको जो पार्ट बी में याद रखना है कि सभी फाइलम के आपको क्या याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स याद रखने हैं, उस फाइलम के जो नाम है उसका मतलब क्या होता है वो पता रखना है। देन उसकी क्लासेस कौन कौन सी है, कौन कौन से वर्ग में उसे विभक्त किया गया है, आपको वो पता होना चाहिए और सभी के उदाहरण आपको याद होने चाहिए। और हमने बात की सिमेट्री क्या है, सिलोम क्या है और 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और एग्जाम में आएंगे ही आएंगे। तो आपको ये सभी जो है वो याद रखने हैं। थैंक यू।